जब कभी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और साहित्य के सागर में गोते लगाते हैं, तब आप तैरने से पहले डूबने लगते हैं और एक हाथ को पकड़ते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं यहाँ से उबर जाऊँगा। शायद इसी का नाम है प्रवीण शुक्ल, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी कुछ और हो तो वो हो। बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान का और नई परिभाषा कविता को देने वाला नाम और ऐसी ऐसी परिभाषाएं गढ़ने वाला नाम, जिसने जब जो चाहा, जिसके खिलाफ चाहा बोला और इस सलीके से बोला कि सामने वाला समझ भी ना पाया। ऐसा नाम प्रवीण शुक्ल। प्रवीण शुक्ल जी बड़े भाई भी हैं आप, और बहुत लंबे अरसे से मिला हूँ आपसे। जब जब आप जैसे लोगों से मिलता हूँ तो कुछ चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। ये बोलने का दौर है या चुप रहने का दौर है, ये एक बार मुझे स्पष्ट कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में और समाज के परिप्रेक्ष्य में। बहुत ही सार्थक आपने सवाल पूछा है। ये चुप रहने का दौर है उन लोगों के लिए जो किसी वाद और किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। तो उनके आगे ये समस्या है कि वो उस व्यक्ति और वाद से यदि जुड़ गए हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो वाद कोई राजनीतिक पार्टी हो सकती है, वो वाद कोई विचारधारा हो सकती है। तो उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो उस व्यक्ति के और उस वाद के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो रचनाकर्मी हैं, जो कवि हैं, जो भी सृजनकर्ता हैं, जो जागरूक पत्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, उनको इस वक्त में खुलकर बोलने की ज़रूरत है। खुलकर बोलने की ज़रूरत है अपने विचारों के बारे में, और खुलकर बोलने की ज़रूरत है अपनी सहमति और असहमति को लेकर। क्योंकि हिंदुस्तान इस समय जिस दौर से गुज़र रहा है और आने वाला समय जो हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा, उस निर्धारण में और वर्तमान समय में जिस समय में हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चुप्पी का दौर नहीं है, ये एक तरफ होने का दौर है। और महाकवि दिनकर की पंक्ति हैं, समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुक्तों को बह जाने दो। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है नहीं पाप का भावी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मुझे लगता है कि जो इस समय चुप्पी नहीं तोड़ेंगे वो अपराध में भागीदारी करेंगे। आप जिस धरती पर, जिस भूमि पर इस समय बैठे हैं, वो आन बान शान की धरती है। तो सवाल अगर मैं ना करूं तो ये मेरी कर्तव्य विमूढ़ता होगी, कर्तव्यहीनता होगी, इसलिए सवाल फिर कर रहा हूं आपसे। वो भी तल्ख सवाल है कि ये जो दौर है, ये ऐसा लगता है कि, अब ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दौर जूतियाँ उठाने वाले लोग ज़्यादा हैं या झंडा उठाने वाले लोग ज़्यादा हैं? और झंडे उठाने वाले लोगों को सम्मान या जगह नहीं मिल पा रही है रण क्षेत्र, और जूतियाँ उठाने वाले लोगों के लिए महल खोल दिए गए हैं। ये कैसा आपको लगता है? देखिए, जूतियाँ हर दौर में उठाई गई हैं और हर दौर में उठाई जाती रहेंगी। जब से सृष्टि बनी है तब से अच्छाई भी रही है, बुराई भी रही है, सत्ता भी रही है, और उस सत्ता को पोषित और पल्लवित करने वाले व्यक्ति, जो हमेशा किसी की भी सत्ता रही हो, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक, और राजाओं की बात कर रहा हूँ, तो वो हर समय पर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि वो लोग हैं कौन, हैं कौन? और जो मैंने पहले भी कहा आपके इस प्रश्न के जवाब में, कि कम से कम कुछ जागरूक और जिम्मेदार लोगों को दूसरों की जूतियां ना उठाकर अपने हाथ के जूते भी हाथ में उठा लेने चाहिए, और उनका इशारा उन लोगों की तरफ कर देना चाहिए जिनकी तरफ इशारा होना चाहिए। प्रवीण शुक्ल मान लीजिए सपने में है या किसी चिंतन में है और उनके भीतर एक यक्ष से संवाद चल रहा है जी। तो वर्तमान में यक्ष क्या सवाल करते हैं प्रवीण शुक्ल जी से, कि ऐसे सवाल जो वर्तमान में, जिनका उत्तर किसी न दुर्योधन के पास है और न किसी युधिष्ठिर के पास है? ऐसे तो कई सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि ये भारत जो अपनी सांस्कृतिक संपन्नता के लिए, जो ये भारत जो अपने गौरवगान के लिए, ये भारत जो इतनी सारी भाषाओं के
सामंजस्य के लिए, ये भारत जो इतने सारे अलग अलग धर्मों को एक रूपता प्रदान करने के लिए और पूरी दुनिया में अपने विविध रंगों को एकाकार करके एक इंद्रधनुष के रूप में सुशोभित करता रहा है, इसके भारत के उन रंगों पर, उस सौहार्द पर, उस विचारधारा पर, उस गौरव गरिमा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। ये कैसे बचेगा, ये इस समय सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि हमारी राजनीति, हमारे सामाजिक मूल्य वो धीरे धीरे चारों तरफ से, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सारे प्रश्न पीछे कर दिए हैं और केवल कुर्सी तक पहुँचने के लक्ष्य को आगे कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस हिंदुस्तान की जो मूल पहचान है और जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का गौरवगान पूरी दुनिया में गुंजित होता है, वो मूल रूप में जो उसकी मूल आत्मा है वो उसके साथ कैसे बच सकता है। भीष्म पितामह लिखने वाले लेखक से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वर्तमान जो दौर है उसमें क्या लगता है कि सनातन बड़ा वैभवशाली हुआ है, राजनीति ने शिखर पुरुषार्थ तय कर दिए हैं, तो मतलब आम लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप बड़े साहित्यकार हैं तो आप ज़्यादा जानते हैं या आप बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से कि इसके बाद शायद ऐसा लगता है कि राजनीति में कोई बड़ा आदर्श या बड़ा पुरुषार्थ नहीं लिखा जाएगा, ये शायद अंतिम पुरुषार्थ है। इसके बाद फिर देश कैसे, मतलब नया भारत जो शब्द मैं सुनता हूँ ना, वो नया भारत फिर 20 साल बाद का भारत और कौन सा भारत होगा? चंद्रशेखर जी, आपने बहुत गूढ़ बात पूछी है और बहुत आवश्यक प्रश्न उठाया है। मैं इसका उत्तर अपने व्यक्तिगत मान्यता के आधार पर और व्यक्तिगत विचार के आधार पर ये देना चाहूँगा कि हमें यदि 20 वर्ष के बाद का भारत बनाना है और एक वो गौरवशाली भारत बनाना है जिसकी हम परिकल्पना करते हैं कि विश्वगुरु बनेगा, एक महाशक्ति बनेगा, तो इसके लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। एक कार्य ये करना पड़ेगा कि हमें अतीत का त्याग करना पड़ेगा। अतीत में क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्यों कहा, किसने कैसे कहा, उसका उत्तर क्या दिया जाना चाहिए, ये सब बातें हमें छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि हमारी जो भारत की संपूर्ण एनर्जी है, चाहे वो राजनीति की ऊर्जा है, चाहे हमारे युवाओं की एनर्जी है, चाहे हमारे वैज्ञानिकों की एनर्जी है, हमारे इंजीनियर्स की एनर्जी है, और हमारे जो इस देश को पोषित पल्लवित करने वाले व्यक्तित्व हैं, महनीय व्यक्तित्व, चाहे वो राजनीति के शिखर हैं, चाहे पत्रकारिता के शिखर हैं, लेखन के शिखर हैं, वो सब अतीत की संकल्पना को छोड़कर उस पर वाद विवाद करने के स्थान पर भविष्य की योजनाएं बनाएं और अपनी संपूर्ण शक्ति को आने वाले 20 वर्षों में इस प्रकार लगाएं कि सारे भारतवासी एक साथ मिलकर भारत को किस प्रकार से एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। तो ये एनर्जी वाद विवादों की बजाय संवाद की तरफ लगनी चाहिए और उस शक्ति की तरफ लगनी चाहिए जो एकजुट होकर हमें महाशक्ति बना सकता है। तो हम आने वाले 20-25 वर्ष बाद एक नवीन संकल्पना के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि पिछले अनेक वर्षों में चाइना हमारे आसपास आज़ाद हुआ है, हम बहुत खुश हैं कि देश ने तरक्की की, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी अटकन भटकन हमने वहाँ खड़ी करके अपनी एनर्जी को उन रास्तों पर रोका है जो अवरोध नहीं होने चाहिए थे, और हमें निरंतर आगे बढ़कर अपना झंडा तिरंगा बुलंद करके बताना चाहिए था। हम बन जाएंगे, आने वाले समय में हम ये बन जाएंगे, यदि हमने सही दिशा में कार्य किया होता तो हम अब तक बन चुके होते। प्रवीण शुक्ल भारत के दिल में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत राजनीति वहीं से करवट लेती है। नई पीढ़ी गालियों से, वेब सीरीज गालियों से और सारी मर्यादाओं को तार तार करके वो जो परोसा जा रहा है हिंदुस्तान की जन गण मन में कि वो इतना बीभत्स है, और शिखर पे पहुंचने का एक बड़ा माध्यम विवाद हो गया है। क्या आप विवादित बात कहो, ऐसी कुतर्क प्रस्तुत करो जिससे आप दिनों दिन रातों रात छा जाओ। क्या लग रहा है कि ये जो कहीं कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बैरिकेड्स नहीं है, और लगातार आप कुछ भी रच दे रहे हैं, और कहीं से ऐसा भी है कि सब कुछ हटा भी लिया जा रहा है, तो लगता नहीं है कि ये इसकी एक कोई परिधि तय करनी होगी? चंद्रशेखर भाई, ये भी बहुत समीचीन प्रश्न है और इसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है। ये जो नया मीडिया का दौर आया है,
सोशल मीडिया कहिएगा या इंटरनेट का दौर कहिएगा इसको, इसने बहुत सारी चीज़ों को बनाने का कार्य किया है तो बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ने का भी कार्य किया है। मैं 35 साल से कवि सम्मेलन की दुनिया में हूँ, हमारे देखते ही देखते बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन विकृति एक व्यक्ति के फैलाने से नहीं फैलती है। कोई भी विकृति, कोई भी नेगेटिव विचार एक व्यक्ति उसे पोषित कर देता है, उसे डिलीवर कर देता है, फिर उस विचार को फैलाने का काम समाज करता है। तो ये समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी सरकार की भी है। जो हमारे बहुत सारे देश हैं जहां उन्होंने बहुत सारे चैनल बंद कर दिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, हमारी सरकार यदि चाहे तो आज खुलेपन के नाम पर, OTT के नाम पर ये प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से फिल्में सेंसर होकर आती थीं, फिल्म भी समाज में जा रही है। हमारा जो सोशल मीडिया है, जहाँ पर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में नेट है, वो कोई भी चैनल देख सकते हैं जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए, जो उसके कानों को नहीं सुनना चाहिए। तो सरकार को अपने स्तर पर कुछ पैरामीटर्स तय करने चाहिए कि इससे आगे की बात होगी तो वो सेंसर कर दी जाएगी और उन चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और दूसरे, समाज के स्तर पर इस बात का व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार होना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव बात जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में बात करूं, मेरे गुरुजी थे डॉक्टर कुंवर बेचैन। 35 साल पहले जब मैं मंच पर आया तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी। उन्होंने ये कहा था कि प्रवीण, जिस बात को आप अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने, अपने छोटे भाई के सामने सिर उठाकर उल्लासपूर्वक नहीं बोल सकते, उसे माइक से भी बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ भी किसी का परिवार बैठा है, वहाँ भी किसी की बहन बैठी है, वहाँ भी किसी की बेटी बैठी है। तो मैं ये मानता हूँ कि 35 वर्षों में मैंने अपने गुरु द्वारा निर्धारित की गई लक्ष्मण रेखा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। वो आचार संहिता उन्होंने मुझे दी, उसको मैंने निभाया। तो जो हमारे बड़े कलाकार हैं जो इस तरह की वल्गरिटी परोस रहे हैं, समाज को सामूहिक रूप से निर्णय लेना चाहिए कि इनके शो हम नहीं कराएंगे, इनके चैनल्स पर नहीं जाएंगे। ये यूट्यूब लाइक और उसका दौर है, तो उन लाइक्स ने विकृति को बढ़ा दिया है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मतलब अभी तो कुछ रोका ही नहीं जा रहा है। मतलब चरित्र इतना ज़्यादा दूषित हो गया है ये जो सोशल मीडिया है कि आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है घर में, अगर आप रील चला रहे होते हैं या कुछ चला रहे होते हैं, कि अगर आपकी आवाज़ तेज़ है, अगर आपने ईयरफोन नहीं लगा रखे, तो जाने कौन सी गाली पूरे सदन में, पूरे आपके अतिथि गृह में, पूरे आपके वातावरण में गुंजायमान हो जाए। तो ये डर जो है, ये डर कैसे ख़त्म होगा? हम नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, नए भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे शिकायत है आम इंसान को, और वो शिकायत कर नहीं पा रहा है, क्योंकि एक ऐसा आवरण रच दिया गया है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जाने कब कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो जाए। ये कब हो जाएगा? मैं चंद्रशेखर एक बात हमेशा मानता आया हूँ और अपने मत पर मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। बहुत वर्ष से आपने भी इस सांस्कृतिक धारा को देखा है। मैं ये मानता हूँ कि नियामक कौन है? नियामक मतलब किसी चीज़ को दिशा देने वाला। जैसे यहाँ आप और मैं बात कर सकते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट की पॉलिसी निर्धारित नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी निर्धारित करेगी सरकार। जैसे मैं अभी आपसे ये कहूँ कि मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत स्तर पर कि सबसे बड़ा नियामक है किसी भी समारोह को आयोजित करने वाला, उसका कर्णधार संयोजक। चाहे वो कॉमेडी का प्रोग्राम है, चाहे वो लाफ्टर का प्रोग्राम है, चाहे वो कवि सम्मेलन का प्रोग्राम है, वहाँ उस समारोह के केंद्र में कोई व्यक्ति खड़ा है। कहीं वो चंद्रशेखर हैं, कहीं वो प्रवीण शुक्ल हैं, कहीं वो एकेश पार्थ हैं, कहीं वो अरुण जेमनी हैं, कहीं वो कोई और है। लेकिन उस बुलाने वाले को ये पता है मैं किसको बुला रहा हूँ और मैं जिसको बुला रहा हूँ वो क्या परोसने वाला है। सबका पहले से तय है। मेरे गुरुजी डॉक्टर कुंवर बेचैन जाते थे, वो क्या सुनाएंगे, हरिओम पमार क्या सुनाएंगे, वेदव्रत जी क्या सुनाएंगे, विनीत चौहान जी क्या सुनाएंगे, और जो वल्गर बात करने वाले हैं यदि वो आएंगे तो क्या सुनाएंगे। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है कि वो अपने मंच पर, जहाँ सार्वजनिक स्तर पर ये कार्यक्रम है, 3 तरफ से इस समस्या का समाधान होगा। आपके प्रश्न का, सरकार अपने स्तर पर कार्य करे, सामाजिक संस्थाएं, यदि कोई भी संयोजक ऐसे लोगों को आमंत्रित करता है
जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं, हमारे समाज के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके खिलाफ हैं, तो समाज उन लोगों को चंदा देना बंद करे, उनको संयोजक बनाना बंद करे, और ऐसे संयोजक जो ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जनता का दोष मैं इसमें नहीं मानता। जनता तो आज भी सुनने आएगी, मैं जिस समारोह में आया हूँ, उन्हें नहीं पता मैं क्या सुनाने वाला हूँ, मैं जो सुनाऊंगा वो सुनेंगे। लेकिन जिसने उन लोगों को आमंत्रित किया है, आमंत्रित करने वालों का भी सामाजिक तौर पर और संस्थागत तौर पर बहिष्कार होना चाहिए कि आपने हमारे परिवार में जिन लोगों को बुलाया है, आप भी इसमें बराबर के अपराधी हैं। नई पीढ़ी से क्या कहना चाहते हैं प्रवीण शुक्ल बतौर साहित्यकार और बतौर एक ऐसे जिंदा दिल नागरिक जो कर्तव्य बोध के बारे में लोगों को कुछ शब्द ऐसे हों जो कर्तव्य बोध के बारे में उनको आत्मसात वो कर लें कर्तव्य। मैं नई पीढ़ी से केवल ये कहना चाहूँगा कि ये दौर, इस समय जो वर्तमान हालात हैं, ये खुद पर भरोसा करने का वक्त है। आपको डगमगाना नहीं है, अपनी मानसिक शक्तियों पर, अपने भविष्य को लेकर ऐसे निर्णय लेने हैं कि जिनके आधार पर आपकी ज़िंदगी और आपका भविष्य सुरक्षित रह सके। मैंने 25.5 वर्ष पढ़ाया कॉलेज में। मैं हर बच्चे से एक बात कहता था कि बेटा यहाँ से निकलने के बाद जीवन में जो भी पहला अवसर मिले उसको पैसे के कारण मत छोड़ना। 10,000 की नौकरी मिले तो उसको भी स्वीकार करना, 20 की मिले उसे भी स्वीकार करना और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना, और किसी भी असफलता से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे खुद की 4 पंक्तियां हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। तो अंत कुछ नहीं है, हर हार के बाद जीत आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। हार जाएं तो जीतने के लिए प्रयास करें, और जीत जाएं तो अभी थक कर नहीं बैठना है, उससे बड़े मिशन की तरफ बढ़ना है और फिर उससे भी बड़ी जीत हासिल करनी है। गहरा विमर्श करते हैं, साहित्य की बहुत बारीक नब्ज पकड़ के बैठे हैं, तो इनसे उम्मीदें होती हैं। और बार बार निकल के जो आता है वो ये है कि कर्तव्य बोध होना बहुत ज़रूरी है, नागरिकों में भी, सत्ता में भी और समुदाय में भी। और ख़त्म करता हूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब के इस बात से कि दिलों की सांकलें खोलो, जहन की कुंडियाँ खोलो, बड़ी भारी घुटन है, द्वार खोलो खिड़कियाँ खोलो, कसी मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो मुझसे हाथ तो ये मुट्ठियाँ खोलो, तुम्हारे घर की रौनक ने जो बांधी है अंगोछे में, चलो आओ आओ बैठो पसीना पोंछो और ये रोटियाँ खोलो, सुनो सुनो ये खुदकुशी भी बुज़दिली है, खुद को समझाकर तुम अपने हाथ से अपने गले की रस्सियाँ खोलो। कैमरा पर्सन विक्रम राठौर के साथ मैं चंद्रशेखर, लोकमत, राजस्थान।